आपसे पास्ट में वो गलती हुई थी जिसका वो प्रेजेंट में कनेक्शन बनाकर आपको आज याद दिलाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो या आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि पास्ट में भी आपने ये मिस्टेक की थी। और ऐसा कई बार हो चुका है, बहुत बार वो आपको जाने अनजाने आपकी उस पास्ट की एक मिस्टेक को याद दिलाते रहते हैं। कैसा फील करते हैं आप उस वक्त? आई एम श्योर आपको बहुत गुस्सा आता होगा कि मेरी एक गलती जो पास्ट में हुई है बार बार मुझे उस पर टोका जा रहा है, मुझे वो याद दिला। नमस्कार, वेलकम टू प्रोग्रेस विद प्रगति। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रगति रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है इस एक्सक्लूसिव सीरीज़ रिश्तों की रेसिपी एपिसोड नंबर 2 में। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ वेल डू यू नो एंड एक्सप्रेस योर इमोशंस इन योर रिलेशनशिप। हम सभी के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो हम कैसे उन इमोशंस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उन्हें ऑनेस्टली लेबल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने इमोशंस को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने रिश्तों में, ताकि हमारे रिश्ते हर दिन हारमोनियस हो जाएं, ब्यूटीफुल हो जाएं। In this episode, I will be sharing 3 strategies with you to have a harmonious relationship with your partner. So, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेरी कोचिंग सेशन में एक क्लाइंट गुस्से में बोलते हैं, आई एम नॉट एंग्री प्रगति। वहीं दूसरी तरफ एक क्लाइंट जिनके पार्टनर ने उनको चीट किया, वो अपना स्ट्रगल शेयर करते हुए मुझसे बोले, आई एम नॉट फीलिंग जेलस, आई एम डिसअपॉइंटेड। हम में से कितने लोगों को लगता है कि हम अपने इमोशनल स्टेट को, अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम इमोशनली सेल्फ अवेयर हैं। पर क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हम अपने इमोशंस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं या हम उन्हें सप्रेस कर देते हैं? और जब इमोशन सप्रेस करने के बाद वो बर्स्ट आउट होता है, उसके बाद भी क्या हम उसको करेक्ट लेबलिंग दे पाते हैं या हम तब भी उन ऑनेस्ट इमोशंस को एक सही नाम ना दे करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं? जैसे क्या आपने कभी नोटिस किया है, आपको गुस्सा आ रहा है और आप फिर भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, या आप जेलस फील कर रहे हैं पर आप शो नहीं करना चाहते हैं कि मुझे एक्चुअली जेलस फील हो रहा है। आप उसको कोई और नाम दे देते हैं, किसी और को ब्लेम कर देते हैं, आप अपने ही इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है फियर ऑफ जजमेंट। हमें लगता है अगर हम बोल देंगे कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, या मैं अग्रेसिव हो रहा हूँ, या मुझे जलन हो रही है, या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो लोग हमें जज करेंगे। ये लोगों के जजमेंट का जो डर है, इसकी वजह से कई बार हम अपने ट्रू इमोशंस को पहली बात तो ऊपर सरफेस पे आने नहीं देते हैं, और जितना हम उसको दबा कर रखते हैं और वो बर्स्ट आउट होके जब बाहर निकलता है तब हम उसकी करेक्ट लेबलिंग नहीं करते हैं। हम तब भी उसको एक बेटर, एक आर्टिफिशियल टैग नेम देने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमें गलत ना समझें। तो करेक्ट लेबलिंग क्यों ज़रूरी है? अपने ऑनेस्ट इमोशंस को जानना, पहचानना, समझना क्यों ज़रूरी है? और ये हमारे रिश्तों को कैसे बेहतर और वर्स बना सकता है? आज की इस एपिसोड में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर चैलेंजिंग सिचुएशन में हम रिएक्ट कर जाते हैं, हम लाउड हो जाते हैं या हम अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है या इंसान ने हमसे कुछ ऐसे शब्द कह दिए हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जिससे हमें एक फियर महसूस होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे बात आ जाती है, हम डर जाते हैं, तो हमारा रिएक्शन जो होता है वो लाउड आता है, हम गुस्सा करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम हर किसी बात पर गुस्से में आ जाते हैं? और गुस्सा करते समय हमें उस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है। गुस्सा करने के बाद, सिचुएशन निकलने के बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हम अग्रेसिव हो गए थे, हमने गुस्सा कर दिया था। जब हम बाद में शांत होकर सोचते हैं तब हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लगता है कि क्या ये नेसेसरी था, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कुछ ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? उस मोमेंट पे, हीट ऑफ द मोमेंट पे हमारा इमोशनल माइंड,
माइंड हमारे दो होते हैं, ब्रेन अगर आप बात करें साइंटिफिकली तो एक लॉजिकल माइंड और एक इमोशनल माइंड। तो जब हमारा इमोशनल माइंड हाई इमोशंस की वजह से ओवर पावर कर जाता है तो हमारी रीजनिंग, हमारी लॉजिकल पावर कम हो जाती है, और उस सिचुएशन में हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो कितना करेक्ट है और कितना नहीं, कितना ज़रूरी है और कितना नहीं। इसीलिए गुस्सा करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि ये हमने गलत बोल दिया या ये हमने ओवर रिएक्ट कर दिया, और बाद में फिर हमें गिल्ट या रिग्रेट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। मेजरली इसके 3 कारण मैं आपको बताती हूँ। पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम ज़्यादातर अवेयर ही नहीं होते हैं कि हमारे अंदर कौन सी फीलिंग चल रही है, कौन से इमोशंस हैं। ज़रा सा बाहर से कोई ट्रिगर आया, कोई सिचुएशन आई, किसी इंसान से हमारी कोई बात हुई, और उस ट्रिगर के होते ही वो जितना भी हमारे अंदर ब्लॉकेज है हेवी इमोशंस का, वो बाहर आ जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा हुआ है। दूसरा कारण हो सकता है कि जब ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में होते हैं और हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते, हम उन्हें निकालते नहीं हैं अपने अंदर से। तो हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं? शायद हमें उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। हमारे पास अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की लाइब्रेरी ही नहीं है, वोकेबलरी ही नहीं है। हम जानते ही नहीं हैं कि हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें बचपन से ऐसे ट्रेन किया गया है कि अपने इमोशंस को, हैवी इमोशंस को सप्रेस कर दो। अगर हम चिल्लाते हैं तो बोलते हैं डोंट शाउट, चुप हो जाओ। अगर हम ज़ोर से बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं, ये बैड मैनर्स है, बड़ों के सामने चिल्लाकर या ज़ोर से बात नहीं करना चाहिए, बिहेव नाइसली। हमें ऐसी ट्रेनिंग मिलती है। कुछ सोसाइटल प्रेशर होते हैं, कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स होते हैं जहाँ बॉस के सामने आपको चुप रहने की हिदायत दी जाती है। आपको बोला जाता है एवरी स्टेप, नाउ एंड देन आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको चुप रहना है, आपको इसी तरह से बिहेव करना है। आपके ट्रू इमोशंस हर दिन बचपन से सप्रेस करने की ही ट्रेनिंग आपको मिलती है, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं वो ट्रू इमोशंस हैं, वो कहीं से तो निकल रहे हैं, उनका कहीं तो कोई एक बेस है, एक अस्तित्व है। तो उनको नेग्लेक्ट करना हमें कितना भारी पड़ सकता है। काश हमें कोई ये सिखा पाता, ऐसी ट्रेनिंग दे पाता कि जो भी हैवी इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर से आ रहे हैं, उसको सप्रेस करने की बजाय हम कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं, कैसे हम उसको नेगेटिव और हैवी इमोशन को लाइट और पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्हें रिलीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने हैवी इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो आपका इमोशनल स्टेट आपकी मेंटल स्टेट से होता हुआ आपकी फिज़िकल बॉडी में एग्जिस्ट कर लेता है, खुद के लिए एक जगह बना लेता है, और बाद में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, जॉइंट पेन हो जाते हैं। ये ज़्यादातर डिसीज़ेज़ साइकोसोमैटिक होती हैं। आप चेक कर सकते हैं, रिसर्च ने बताया है, डॉक्टर्स ने बताया है, ज़्यादातर बीमारियां सेल्फ क्रिएटेड होती हैं इमोशनल, हैवी इमोशनल बैगेज की वजह से, पास्ट ट्रॉमास की वजह से, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि अपने हैवी इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, उनको रिलीज़ करना है, और एक कंस्ट्रक्टिव वे में हमें उन्हें रिलीज़ करना है। तो रिश्तों में इमोशंस की क्या इम्पोर्टेंस है? आज के इस एपिसोड में हम इमोशंस के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला, इमोशंस आर कंटेजियस। जैसे एक वायरस होता है ना, छूने से फैलता है, ऐसे ही इमोशंस भी कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, आप उदास बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, और एक दोस्त का मैसेज आया या कॉल आया तो आप खुशी से भर जाते हैं, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, या दोस्तों से मिलने की खुशी ही अलग होती है। ऑन दी ऑपोजिट टू इट, आप ऑफिस से थके हारे घर आए हैं और दरवाज़ा खोलते ही आपके स्पाउस का फेस हैवी है, एंग्री है, अपसेट है, एंड यू फील लाइक बाप रे, आज तो हो गया काम। सो इमोशंस हमारे रिश्तों में बहुत अहमियत रखते हैं। देयर इज़ अ कोट, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। येस, दैट्स करेक्ट, बट इमोशंस इज़ द बॉस हेयर। अगर इमोशंस आपने अच्छे से नहीं समझे और अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करे,
तो वो आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स पे भारी पड़ जाएंगे। इसका दूसरा कारण ये भी है कि कई बार हम अपने खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जो कि सामने वाला हमारे इमोशंस को बहुत क्लियरली देख लेता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पार्टनर जब गुस्सा होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, अपसेट होते हैं, उनकी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप बहुत क्लियरली नोटिस कर पाते हैं, जबकि आप जब रिएक्ट करते हो तब आप इतना नोटिस नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो आउटवर्ल्डली एक्सप्रेस होते हैं। हम अपनी आंखों से दूसरे के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, दूसरे का बिहेवियर, उसका एक्शन, उसके बोलने का ढंग, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर, हम सब कुछ देख सकते हैं, बट हम अपना फेस एक्सप्रेशन, अपना गुस्सा नहीं देख पाते। हम जब गुस्से में होते हैं हम अपनी टोन को जज नहीं कर पाते कि क्या हमारी पिच हाई थी, क्या हमारा एक्सप्रेशन गुस्से वाला था। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस की यहाँ पर कमी हो जाती है, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल उसी तरह से चलता है जैसे आप किसी से बात करते हैं और उन्होंने एक गार्लिक या अनियन खाया है, और बात करते हुए आपको क्लियरली वो बैड ब्रेथ फील हो जाएगी, जबकि अगर आपने वही गार्लिक और अनियन खाया है तो जबकि आपके माउथ से सिर्फ 1 इंच ऊपर आपकी नोज़ है, जस्ट सिटिंग अबव योर लिप्स, बट आपको वो बैड ब्रेथ नहीं आएगी, दूसरे इंसान को आती है। सिमिलरली हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें उनका रियलाइजेशन बहुत बाद में होता है, जबकि हमारे आसपास रहने वाले, हमारे रिलेशनशिप में उन लोगों को हमारे इस इमोशन के बारे में, इस फीलिंग के बारे में बहुत पहले पता लग जाता है। वैसे तो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बट आज की इस एपिसोड में हम मेजरली बात करेंगे एंगर, क्योंकि ज़्यादातर छोटे छोटे फीलिंग्स और इमोशंस का जो आउटकम निकलता है वो एंगर की फॉर्म में निकलता है। तो एंगर इज़ द बॉस ऑफ ऑल अदर स्मॉल इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो एंगर, गुस्सा हम तब करते हैं जब हमारी पसंद के विरुद्ध कोई बात होती है, व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, या तो हम किसी इंसान की कही हुई बात पसंद नहीं करते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो हमारे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट है, के ऑपोजिट है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। और इसका कनेक्ट सीधा सीधा हमारे फियर से भी होता है, जहाँ हमें फियर इंस्टिंक्ट आ जाता है, सर्वाइवल पे हमारे बात आ जाती है, हम डर जाते हैं, वहीं हम गुस्सा कर जाते हैं। और गुस्से का मतलब होता है कि हम सामने वाले को वहीं रोक रहे हैं, या हम उस सिचुएशन को या उस इंसान को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आप और आपके पार्टनर आराम से बैठकर बात कर रहे हैं, और बात करते करते आपके पार्टनर आपकी एक पुरानी मिस्टेक को हाईलाइट करते हैं कि आपसे पास्ट में वो गलती हुई थी, जिसका वो प्रेजेंट में कनेक्शन बनाकर आपको आज याद दिलाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, या आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि पास्ट में भी आपने ये मिस्टेक की थी। और ऐसा कई बार हो चुका है, बहुत बार वो आपको जाने अनजाने आपकी उस पास्ट की एक मिस्टेक को याद दिलाते रहते हैं। कैसा फील करते हैं आप उस वक्त? आई एम श्योर आपको बहुत गुस्सा आता होगा कि मेरी एक गलती जो पास में हुई है, बार बार मुझे उस पर टोका जा रहा है, मुझे वो याद दिलाया जा रहा है। नोबडी विल लाइक इट, नोबडी विल एक्सेप्ट इट। तो आपने अपने इस इमोशन को नाम दे दिया एंगर, गुस्सा। आपने भी नोटिस किया कि मैंने रिएक्ट कर दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया, और आपके पार्टनर ने भी नोटिस किया, शी गेट अग्रेसिव और ही गेट अग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, और बहुत गुस्सा करने वाले हो आप। ये हमको टैग मिल जाता है। बट क्या आपने कभी उस एंगर, उस गुस्से के नीचे की लेयर्स को जानने की और समझने की कोशिश की है कि वो गुस्सा क्यों आता है, वो इंसान ने गुस्सा क्यों किया? ऐसा भी तो हो सकता है जब उनको पास्ट की मिस्टेक याद दिलाई जाती है तो वो उदास हो जाते हैं, वो सैड हो जाते हैं कि मैंने ये पास्ट में गलती की, मैं क्यों फेल हुई, मुझसे क्यों वो मिस्टेक हुई। हो सकता है वो गिल्ट में चले जाते हों कि क्यों मैंने वो मिस्टेक कर दी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है वो आज उस चीज़ पे रिग्रेट करते हों। हो सकता है वो फियरफुल और एंशियस हों कि ना जाने आगे कब तक उन्हें इस बात के लिए टोका जाएगा, और ये डर, ये उनको लाइफ लॉन्ग हॉन्ट करेगा।
इस गुस्से के अंदर की लेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सैडनेस, गिल्ट, रिग्रेट, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिसका बर्स्ट आउट जब होता है उसका आउटकम है एंगर। सो एंगर इज़ जस्ट अ टैग जिसके नीचे आपके बहुत सारे लेयर्स ऑफ फीलिंग्स होते हैं, और जब तक आप इन रूट कॉजेज़ को एक्यूरेटली, ऑनेस्टली आइडेंटिफाई नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, आप खाली ऊपर की लेयर पे ही काम करोगे कि मुझे गुस्सा कम करना है, मैं रिएक्ट बहुत करती हूँ। आपके पार्टनर भी आपको बोलते होंगे कि आप बहुत रिएक्ट करते हो, थोड़ा शांत रहा करो, थोड़ा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो, और आप ऊपर के लेयर पे काम कर रहे हो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत रहना है। आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप इन बिलो द टैग जो लेयर्स हैं इन फीलिंग्स पे काम नहीं करोगे। ये सारी फीलिंग्स एंगर की फॉर्म में बाहर आती हैं, जिसको हम आउटकम के फॉर्म में देखते हैं, हमारा रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, बट ये सारी फीलिंग्स अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखती हैं, एक सेपरेट फीलिंग्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और इस हर एक फीलिंग की अलग हीलिंग प्रोसेस होती है, इनका ट्रीटमेंट अलग होता है। रिसर्च में भी ये बताया गया है, देखा गया है कि जो लोग अपने इमोशंस को करेक्टली एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, एड्रेस नहीं कर पाते हैं, उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओवरऑल वेलबींग पुअर होता है, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऑन दी ऑपोजिट टू इट, जो लोग अपने इमोशंस को करेक्टली एक्नॉलेज करके अपने कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो भले ही वो उस मोमेंट पे एक केओस क्रिएट करे, एक मेसी सिचुएशन हो, आपका एक्सपीरियंस फॉर दैट मोमेंट अच्छा नहीं होगा, बट ओवरऑल आपके इमोशंस आप एक्सप्रेस कर पाओगे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगी, क्योंकि आप उस चीज़ को सप्रेस नहीं कर रहे हो। और जब आप अपने इमोशन को किसी भी फॉर्म में अंदर सप्रेस कर देते हो तो वो आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, चाहे वो लास्ट वीक की बात हो, लास्ट मंथ की हो, या 10 साल पुरानी बात हो। इसलिए इमोशंस को वेंट आउट करना, एक्सप्रेस आउट करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम कैसे अपने इमोशंस को करेक्ट और कंस्ट्रक्टिव वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हेयर आर योर 3 स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बिल्ड योर इमोशनल वोकेबलरी। वर्ड्स मैटर, शब्द बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन जब भी आपको महसूस हो आप बहुत हाई इमोशंस फील कर रहे हैं अंदर, टेक अ पॉज डाउन, और उस वक्त आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी जो फीलिंग है अंदर वो क्या है, उसको एक नाम देने की कोशिश कीजिए कि वो गुस्सा है तो गुस्सा किस चीज़ का है, किस बात का है। हो सकता है उसके साथ कोई स्टोरी लाइन हो जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ कि ये गुस्सा मुझे क्यों आया। हो सकता है कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है कोई पास्ट की शेम का कोई इवेंट हो जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो और उससे आपको ट्रिगर हुआ हो, तो आपको वो बिलो द टैग, एंगर टैग के नीचे की जो फीलिंग्स हैं कि ये शेम है, ये गिल्ट है, ये रिग्रेट है, ये इनसिक्योरिटी है, ये क्या है, उसको आइडेंटिफाई करके एक नेम देना है ना। अब आपने नेम दे दिया, यहाँ रुकना नहीं है। नेम देने के बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इस नेगेटिव और हैवी इमोशन को हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव और लाइटर इमोशन के साथ। सपोज आप कोई इंटरव्यू देने गए हैं, उस इंटरव्यू में बस आपका नंबर आने वाला है, यू आर इन द क्यू, नाउ यू आर फीलिंग नर्वस। नाउ नर्वसनेस इज़ एन इमोशन, आपको नर्वस फील हो रहा है, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, आप स्ट्रेस्ड आउट भी हो सकते हो। इस इमोशन को आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव इमोशन में। आपने सबसे पहले एक्नॉलेज किया व्हाट फीलिंग आई एम हैविंग, व्हाट इमोशन आई है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, मेरे क्या इमोशंस हैं। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में। कैसे कर सकते हैं आप सोच सकते हैं कि ये जॉब मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये नया रोल मेरे लिए कितना फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगा। तो आप अगर अपनी नर्वसनेस को अपने एक्साइटमेंट इमोशन के साथ स्विच कर लो तो आपकी ओवरऑल फीलिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप सोचोगे आई एम एक्साइटेड फॉर दिस न्यू रोल, वाओ आई एम सुपर एक्साइटेड, सो आपकी नर्वसनेस की फीलिंग जो आपकी एनर्जी को पुल डाउन कर रही है
आपने शिफ्ट कर लिया, स्विच कर लिया एक्साइटमेंट के साथ, जो कि आपकी एनर्जी को वापस से अपलिफ्ट करेगी। दिस इज़ द वे यू कैन चेंज योर नेगेटिव इमोशंस एंड हैवी इमोशंस टू पॉजिटिव एंड लाइटर इमोशंस, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। दिस वॉज आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी। Now the second strategy is to identify the intensity of your emotion. जो भी इमोशन आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है, चेक कीजिए। क्या जब आपको गुस्सा आ रहा है आप इतनी हाई इंटेंसिटी में हैं कि आप वो पॉज का मोमेंट ले ही नहीं पा रहे हैं कि आप एक्नॉलेज कर सकें कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है, इसके नीचे लेयर में फीलिंग कौन सी है, कौन सी स्टोरी है, आप ये सब कुछ ही प्रोसेस कर ही नहीं पा रहे हैं, आप इतने हाई इमोशन में हैं। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, रेट करना पड़ेगा कि मेरी इंटेंसिटी कितनी है। दूसरा, इंटेंसिटी मेज़र करने का मतलब ये भी है कि क्या जो आपने अपने फर्स्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू आइडेंटिफाई किया था कि मेरा ये इमोशन कौन सा है, सेकेंड स्ट्रैटेजी में आप उसको क्रॉस चेक करोगे कि क्या मैंने सही लेबलिंग की है अपने इमोशन की। जैसा कि मैंने शुरू में अपने कोचिंग सेशन का एक एग्जाम्पल दिया था कि वो इंसान गुस्से में है पर वो बोल रहा है नहीं, आई एम नॉट एंग्री। और दूसरा सिचुएशन जिसमें उनको चीटिंग मिली है, जहाँ उनको जेलसी फील हो रही है बट ही इज सेइंग आई एम नॉट जेलस, मुझे जेलस नहीं हो रहा है। तो सेकंड स्ट्रैटेजी में आपको वो इंटेंसिटी चेक करनी है कि क्या जो मैं लेबल दे रहा हूँ ये मैं लोगों के डर से ऑनेस्टी के साथ टैग कर रहा हूँ अपने इमोशन को, या मैं फेक टैग कर रहा हूँ अपने इमोशन को, कि क्या यही मेरा ट्रू इमोशन है। एक मेरे कोचिंग सेशन में एक हस्बैंड आए, उन्होंने मेरे से शेयर किया कि आई एम वेरी डिस्टर्ब, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जब भी ऑफिस से घर जाता हूँ मेरी वाइफ हमेशा नाराज़ रहती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। तो उन्होंने जितनी भी बातें मुझसे शेयर करी उन बातों के बेसिस पे मैंने उनसे पूछे कुछ सवाल, जिस पर उनको रियलाइजेशन हुआ कि हर बार उनकी वाइफ एंग्री नहीं होती हैं, कभी कभी वो सैड होती हैं, कभी कभी वो इम्पेशेंट होती हैं, कभी कभी वो डिसअपॉइंटेड होती हैं। अलग अलग फीलिंग्स हैं, बट अगर हम उन सब फीलिंग्स का एक ही नाम दे देंगे एंग्री, समझिए इस बात को, एंगर जो है वो बहुत हाई इंटेंसिटी इमोशन है, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। और उसके अलावा इम्पेशेंस होना, सैड होना, डिसअपॉइंटमेंट होना, ये हमारे लो इंटेंसिटी एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन अगर आप इन सारी लो इंटेंसिटी वाले इमोशंस को हाई इंटेंसिटी का टैग देकर उस तरीके से ट्रीट करेंगे तो आपके रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपके पार्टनर 10% की इंटेंसिटी पे हैं पर आप उनको टैग कर देते हो कि नहीं आप 100% की इंटेंसिटी का इमोशन शो करते हो हर बार, सो आई यू गेटिंग माई पॉइंट, हम उस प्रॉब्लम को, उस कॉन्फ्लिक्ट को एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हर बार जिस इमोशन को एंगर का टैग दे रहे हैं क्या वो करेक्ट है लेबलिंग हमारी। तो ये सेकेंड स्ट्रैटेजी में आपको ये चेक करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्ट्रैटेजी। हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है? थर्ड स्ट्रैटेजी है हमारा, अब हमने फर्स्ट में क्या किया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड में हमने इंटेंसिटी से क्रॉस चेक कर लिया, और नाउ थर्ड इज़ हाउ टू वेंट इट आउट, हाउ टू रिलीज दीज इमोशंस आउट फ्रॉम आर बॉडी। हम अपने इस बॉडी से, चाहे वो हमारा माइंड के अंदर है या फिर वो हमारे फिजिकल फॉर्म लेने से पहले ही, उस इमोशन को जो हमारे अंदर क्रिएट हुआ है उसको हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी मैं देती हूँ आपको, या तो आप राइट इट डाउन, या तो राइट इट आउट और स्पीक इट आउट, या तो आप उसको एक नोटबुक में, एक जर्नल में लिख लीजिए, आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी इमोशंस हैं, चाहे वो आज के हैं, लास्ट ईयर के हैं या 10 साल पुराने हैं, जो भी वो सिचुएशन, इवेंट या पर्सन आपको आज भी बॉदर कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, आपका इमोशनल बैगेज हैवी कर रहा है, वो सारे इमोशंस आप राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, लिख लीजिए। और बिल्कुल इसको परफेक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये बुक, ये नोटबुक पब्लिश नहीं कराएंगे, किसी को शो नहीं करेंगे, इट इज़ जस्ट द वे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आई एम टू लेज़ी टू राइट, मैं कौन लिखेगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन कीजिए या वॉइस रिकॉर्डर में आप रिकॉर्ड कर लीजिए आपके माइंड में जो भी
इमोशंस हैं, आप उन सब को स्पीक इट आउट, आप उसको बोल दीजिए। चाहे उस वक्त आपको रोना आए, आपको चीखना आए, आपके अंदर जितने भी इमोशंस हैं फुल इंटेंसिटी के साथ आपको उसको बाहर निकालना है। चाहे आप उसे लिख सकते हैं कॉपी पेन से, पेन डाउन कर लीजिए, चाहे आप अपने फ़ोन में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप लैपटॉप में भी टाइप कर सकते हैं। देर आर वेरियस वेज, जो भी आपको सूट करता है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे थॉट्स जो होते हैं ना वो इनविजिबल होते हैं। तो जब तक वो इनविजिबल फॉर्म में अंदर चलते रहेंगे आपको बॉदर करते रहेंगे, क्योंकि माइंड की एक क्वालिटी होती है कि माइंड नेवर स्टॉप्स। आप सो भी जाओगे, चाहे आप स्लीपिंग पिल्स लेके भी सो जाओगे, आई डोंट एडवाइज दैट, तब भी आपका माइंड चलता रहता है। द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू फील हैवी, क्योंकि वो माइंड में चीज़ें चल रही हैं। तो वो जो इनविजिबल थॉट्स हैं उनको जब आप लिखते हो या टाइप करते हो, आप उसको एक फ़िज़िकल फॉर्म में लेके आ रहे हो। जैसे ही आप उसको एक फ़िज़िकल फॉर्म में लेके आते हो, आपको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलती है, एक नया परसेप्शन मिलता है। जब आप अपने ही थॉट्स को रीड करते हो या अपने ही वॉइस में अपनी ही मन की आवाज़ को सुनते हो, तब आप उसको एक ऐसे थर्ड पर्सन देखते हो, खुद को ही। चाहे वो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड सुन रहे हो या लैपटॉप में जो भी आपने लिखा है आप उसको पढ़ रहे हो, तो आप एज अ थर्ड पर्सन उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। वो स्टेप आपको जो क्लैरिटी देगा, जो आपको एक नया परसेप्शन देगा, आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि मैं यहाँ गलत था या मैं यहाँ सही था या ये वो सिचुएशन आई थी। एवरीथिंग सीम्स लाइक जैसे हम थिएटर में बैठ के मूवी देखते हैं। और वो क्लैरिटी आपके हेवी इमोशन को रिलीज़ कर देगी। आप अभी तक इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। सो ये स्टेप, ये स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको करना कैसे है? सो हियर इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू। आप कोई भी दिन, कोई भी एक टाइम चूज़ कर लीजिए, चाहे वो रात को सोने से पहले हो या जो भी दिन में आपको, शाम में आपको टाइम मिले, जब आप खाली हों, अकेले हों, 15 से 20 मिनट का टाइमर लगाइए और उस टाइम में आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, बिल्कुल शांत अकेले बैठकर। आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उस जोन में जाइए, उस सिचुएशन में जाइए जहाँ पर आप एक्चुअली वो चीज़ फील कर रहे हैं एंड जस्ट लेट इट आउट। इस एक्सरसाइज के बाद आप नोटिस करेंगे कि अब लाइफ में आपको कोई भी ट्रिगर नहीं कर सकता। अगर आपके पार्टनर या कोई भी इंसान आपको आपकी पास्ट की मिस्टेक हाईलाइट करते हैं या आपकी कोई भी ऐसी बात बोलते हैं जो आपको ट्रिगर करती थी पहले, अब आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको एनालाइज करेंगे प्रॉपर, उसके बिलो द टैग की लेयर्स आप देखेंगे कि मुझे अगर अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई है तो वो क्यों हुई है, क्या कनेक्शन है मेरा पास से। और जब वो क्लैरिटी के साथ आपका थॉट प्रोसेस चलेगा, यू विल फील आपके रिएक्शंस बंद हो जाएंगे, आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे और सिंपल रिस्पॉन्ड करेंगे। लोग आपको कितना भी ट्रिगर कर लें, कितना भी पोक कर लें, आपके रिएक्शंस आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने इमोशंस को अब बेहतर समझने लग गए हैं। और जहां आप अपने इमोशंस को बेहतर समझेंगे, धीरे धीरे विद द टाइम, विद द एक्सपर्टीज़, आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाएंगे। और जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अभी क्या हो रहा है, अभी आपके इमोशंस आपके ऊपर ओवर पावर कर रहे हैं और आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बट विद दिस प्रैक्टिस आप अपना कंट्रोल अपने इमोशंस पर ले पाएंगे। आपके हाथ में आपका इमोशनल कंट्रोलर होगा, जो कोई और आपका बटन प्रेस नहीं कर सकता। तो ये तो था हमारा वन टाइम एक्सरसाइज, या और 2 to 3 टाइम्स, आपको जितना बार भी लगे आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि हर दिन कुछ नई सिचुएशन आएगी जिसमें आपको लगेगा कि अभी तक तो ठीक था पर फिर से मेरा वो रिएक्शन आने लग गया है। सो योर माइंड नीड्स ट्रेनिंग। तो आपको अपने माइंड को हर रोज़ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आई एडवाइज़ यू एवरी डे मिनिमम 10 मिनट्स, हर रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट आप शांति में आंखें बंद करके बैठिए, खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए, जिसको हम ध्यान भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, या फिर साइलेंट सिटिंग भी बोल सकते हैं। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करके खुद के साथ 10 से 15 मिनट बिताने हैं।
एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है। हो सकता है शुरू में आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगे, बहुत सारे थॉट्स आ जाएं, बहुत सारा फियर जो आपके अंदर आपने जमा करके रखा हुआ है इतने सालों से, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बिल्कुल घबराइएगा मत, उसको अगर निकलना है तो निकलने दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जो भी फीलिंग अंदर आ रही है, डर की, शर्म की, गिल्ट की, जो कुछ भी है, आने दीजिए। थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए। जस्ट डोंट बॉदर, उसको रेजिस्ट नहीं करना है, रोकना नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं मेरे कोचिंग सेशन में कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं हम कर नहीं पाते हैं, आंखें बंद करते ही बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि मेडिटेशन में थॉट्स नहीं आने चाहिए। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो आ रहा है उसको आने दीजिए, बट उसको वेलकम मत कीजिए। आपके घर में कोई आता है, अगर आपको पसंद नहीं है आप उसको वेलकम मत कीजिए, वो चला जाएगा। ऐसे ही आपके थॉट्स हैं, वो आ रहे हैं, उनको एंटरटेन मत कीजिए, उन पे अटेंशन मत डालिए। वो आएंगे और अपने आप चले जाएंगे। आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, या आप सेंटर ऑफ योर फॉरहेड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम या कोई एक ध्वनि। अदरवाइज सिंपल साइलेंटली सिटिंग, दिस इज़ द मंत्रा टू मास्टर योर इमोशंस। और जब आप अपने इमोशंस को इतने अच्छे से समझने लग जाएंगे तो आपके लिए आपके पार्टनर का इमोशनल बैगेज और इमोशनल ट्रिगर और उनकी किसी भी फॉर्म की फीलिंग और इमोशंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और जब आप अपने पार्टनर के इमोशंस को इतनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो सोचिए आपके रिलेशनशिप में कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। जो इमोशनल इंटीमेसी की आप कमी महसूस करते हैं अपने रिलेशनशिप में, वो इतना ब्यूटिफुली फ्लरिश होगा कि आप खुश हो जाएंगे। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगली 3rd एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ कंपैशनेट कम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप। हमारे रिश्तों में हम कंपैशनेट कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। जहाँ कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, हम अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं जो कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम डर जाते हैं कि कैसे बात करें। अगर बात करेंगे तो बात बढ़ जाएगी, वो गुस्सा हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, इसलिए हम चुप रहने की कोशिश करते हैं, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो उन सेंसिटिव इश्यूज़ पर या किसी भी फॉर्म में अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अगला एपिसोड आपके लिए है जिसमें आप सीखेंगे हाउ यू कैन टॉक टू योर पार्टनर कंपैशनेटली। सो स्टे ट्यून्ड टू बिल्ड अ सोलफुल रिलेशनशिप। नमस्कार।